इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन भाग 3, जिसमें हम पढ़ेंगे दक्षिण मेसोपोटामिया का शहरीकरण कैसे हुआ, मंदिर कैसे बने, राजा कौन कौन थे और राजा कैसे थे। भले शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे पढ़ने के बाद आप सबको सब मालूम चल जाएगा कैसे क्या था क्या नहीं था। मैं तो यहाँ पर समझा रहा हूं ना, बिना समझाए हुए भी अगर आप रोज पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी तो वैसे ही सीखा ना। मैं बता दूं तो मुझे कोई टीचर पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था मेरे इलाके का। क्यों? क्योंकि कोचिंग में जाने के बाद फालतू बातें कर लेते थे टीचर लोग, इसलिए हमें वो पसंद नहीं था। उन लोगों को बोलते थे, इसलिए हमको कोई पढ़ाने का तैयार नहीं होता था। खुद से पढ़ें। दक्षिण मेसोपोटामिया, चलिए शुरुआत करते हैं। 500 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व से, मतलब करीबन आज से कितना 5 या 2 7 से 8,000 साल पहले, ठीक है, दक्षिण मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। धीरे धीरे हुआ। इन बस्तियों में से जितने भी बस्ती थे, उन सभी बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया, और ये शहर कई तरह के थे, बहुत अलग अलग प्रकार के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, पहले वो लोग जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हो गए, और दूसरे जो व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित हुए, मतलब व्यापार करने के लिए वो आगे चले, व्यापार करने के लिए अपना जो घर बार बनाया वहां पर विकसित हुए। और शेष शाही शहर थे, और कुछ शाही शहर था, चारों तरफ से बाउंड्री हो जाएगा, अंदर से उसमें सब महल वगैरह रहेगा और झुग्गा झोपड़ी सब उसके अंदर रहेंगे। और इनमें से पहली 2 श्रेणियों के शहरों पर यहाँ चर्चा की जाएगी। हम देखेंगे कि 2 शहर वो कौन कौन से थे जिस पर चर्चा की जाएगी। आगे देखो, आप कहीं भी कोई बस्ती बसता है, चाहे शहर बसे, ठीक है, तो वहां पर 2 ही हो सकते हैं, चाहे उस गांव के हो चाहे बाहर से आकर वहां पर बसे हो लोग, ठीक है, 2 ही हो सकता है ना, 2 ही प्रोबेबिलिटी है आने का, मतलब 2 ही संभावना है वहां पर शहर बसने का, कि वहां के लोग नहीं तो बाहर के लोग। तो यहाँ पर देखो, बाहर से आकर बसने वाले लोगों ने उनके मूल स्थान पर पता नहीं, उनके मूल स्थान का पता नहीं, अपने अपने गांव में कुछ चुने हुए स्थानों या मंदिरों को बनवाया और उसका पुनर्निर्माण कराना शुरू किया। अब अपने अपने गांव में जहां पर लोग रहते थे वहां पर कुछ जगहों को चुना और उसका निर्माण करवाना शुरू किया। सबसे पहला ज्ञात मंदिर क्या था? एक छोटा सा देवालय था। क्या था? एक छोटा सा देवालय था जो कच्ची ईंटों का बना हुआ था। मंदिर विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं के निवास स्थान थे, जैसे जो यहाँ पर लिया है जो चंद्र देवता, चंदा मामा, ऐसे हमने सोचा चंदा मामा, सूरज भगवान, दादा परदादा, ऐसा हम लोग बहुत सुने हैं। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं सूरज देवता, कुछ लोग सूरज दादा बोलते हैं। भैया, हर मानने वालों का क्या है, कुछ भी मान सकते हैं ना भैया। यहाँ पर है 1-2 चंद्र देवता को माना जाता था, और इनान जो प्रेम और युद्ध की देवी थी, एक इनान नाम था जो प्रेम और युद्ध की देवी माना जाता था उनको, जिसको लोग भी बहुत ज्यादा पूजते थे। और ये मंदिर ईंटों से बनवाए जाते थे। किस चीज से? ईंटों से। उस समय का ईंट थोड़ा बड़ा बड़ा होता था, नहीं छोटा छोटा होता था, एकदम छोटा छोटा, स्लेट जैसा, बहुत ताकतवर होता था उससे अगर बिल्डिंग वगैरह बने तो। आज भी है हमारे इलाके में, टूटा नहीं है, कितना भी भूकंप आ जाता है ढहता नहीं है वो। और समय के साथ बड़े होते गए और धीरे धीरे उस सारे मंदिरों को बड़ा कर दिया गया, क्योंकि उनके खुले आंगन के चारों ओर कई कमरे बने होते थे। कुछ प्रारंभिक मंदिर जो है साधारण घरों से अलग किस्म के नहीं होते थे, एकदम साधारण ही दिखेंगे, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं, क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता था, इसलिए उसको ज्यादा डिजाइन में बनाया नहीं जाता था। लेकिन बाद में त्रिकोणीय मंदिर तो आया है जिसका गुंबद निकलेगा ऊपर। लेकिन मंदिरों की बाहरी दीवारें, कुछ मंदिरों के जितनी भी बाहरी दीवारें हैं, कुछ खास अंतराल के बाद भीतर और बाहर की ओर मुड़ी हुई होती है, और जो मंदिर का दीवार होता है वो कहीं ना कहीं से
खास अंतराल पे कुछ जगहों को नोट किया जाता है, वहीं से उसको मुड़ा दिया जाता है। यही मंदिर की विशेषता थी। साधारण घरों की दीवारें ऐसे नहीं होती थी। साधारण घरों की दीवारें तो ऐसे होगी नहीं, लेकिन मंदिर की दीवार बनाना है तो कुछ तो अलग होगा ना। लोग मंदिर में क्यों जाएंगे जब तक उसका कुछ स्ट्रक्चर अलग ना हो। अभी राम मंदिर बन रहा है, इतना अनोखा मंदिर बन रहा है, इतना रुपया खर्चा करके। कभी आप भी जाओ, घूम घाम के आओ। देवता पूजा का केंद्र बिंदु होता था, और जो देवता क्या, पूजा का केंद्र बिंदु, कि मतलब हाँ उसी की पूजा कर रहे हैं लोग। देवी देवताओं के लिए अन्न, दही, मछली लाते थे। मतलब जिसके पास जो होता था वही लाते थे। पुराने जमाने के कुछ मंदिरों के फर्शों पर मछली की हड्डियों की परतें जमी हुई मिली है। मतलब वहां पर मछली को चढ़ाया जाता था, कुछ चढ़ावे के रूप में वो मछली ही चढ़ा देते थे एक के बारी। यहाँ पर आराध्य के रूप में देखा जाए तो आराध्य देव सौधांतिक रूप से खेतों को माना जाता था। मतलब खेत ही हमारे लिए सब कुछ है। और मत्स्य क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के पशुधन का स्वामी माना जाता था। क्योंकि देखो भैया, कहीं भी मछली पालेंगे तो कहाँ पालेंगे, जमीन पे। खेत को काट कर पोखरा बनाकर पालेंगे तो हमारे लिए खेत सबसे ज्यादा पूजनीय होता है। पशुधन, पशु जो खाता है चारा कहाँ से मिलता है, खेत से मिलता है। तो पूजा हमको किसकी करनी चाहिए, खेत की करनी चाहिए। आज खेत की ही माँ बहन लोग एक कर देते हैं। क्यों, खाद डालेंगे, यूरिया डालेंगे, डीएपी डालेंगे, क्या क्या डालकर, पोटेशियम डालकर खेत को बर्बाद कर देते हैं। और वही हम लोग खाएंगे भैया। बीमारी खाएंगे तो बीमारी ही होगा ना, धन दौलत थोड़ा हो जाएगा शरीर में। जो खाएंगे वही पाएंगे। समय आने पर उपज को जो भी उपज उसमें से होता था, उत्पादित वस्तुओं में बदलने की प्रक्रिया, जैसे तेल निकालना। जब फसल आ जाएगा तो सरसों, तोरी, मेथी, लेडी, सोयाबीन, तीसी, सांडा, करवैनी, इस सब का तेल निकाला जाता था। लोग यही तेल लगाते थे। बाल नहीं झड़ता था, बीमारी नहीं होता था, स्किन डिजीज नहीं होता था। बच्चा को कड़ू तेल लगाया जाता था बचपन में। हमनियों सबके लागल है तो हम लोग को भी लगा है कड़ू तेल, इसलिए हम लोग को कोई स्किन डिजीज जल्दी नहीं होता है। जिंदगी भर वही लगाना चाहिए। लेकिन लोग बेबी डॉल्स, क्या क्या फलना ढिलना चिलना, अनेकों प्रकार के क्रीम फ्रीम लगाते हैं तो क्या होगा, वही होगा। अनाज पीसना, हम लोग चाउर का आटा बनाते हैं, उसका मिठाई बनता है, चौरठ बनता है। गेहूं को पीसते हैं तो गेहूं से हम लोग रोटी बनाते हैं, लिट्टी बनाते हैं। बाबरी, सतुई, चना को पीसते हैं तो सतुई हो जाता है। चना को इसी तरह पीसे तो बेसन हो जाएगा। गेहूं से सूजी निकलता है। हर चीज तो भैया हम लोग उसी से निकाल रहे हैं ना। कातना मतलब ऊन को धागा के रूप में बनाना, और उन्हीं कपड़ों को बुनना आदि शामिल था। यही की जाती थी जमीन से जब पैदावार आता है तो, है कि नहीं। घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक, अब घर परिवार के ऊपर के स्तर के व्यवस्थापक जो होते हैं वो मतलब मालिक। उसके बाद से व्यापारियों के नियोक्ता। व्यापारी को नियुक्त कौन करेगा, व्यापारी नियुक्त कहाँ होंगे, अन्य, हल जोतने वाले पशु, रोटी, हौज की शराब। हौज की शराब में आप क्या समझते हो, वो जो महुआ मीठा मिलता था ना, पहले के जमाने में महुआ का शराब मिलता था, मदिरा बोलते थे, ताड़ी बोलते थे, वही सब। मछली आदि के आवंटन और वितरण के लिए लिखित अभिलेखों के पालक के रूप में मंदिर ने धीरे धीरे अपने क्रियाकलाप बढ़ा लिए। अब यही सब अभिलेखों को लिखते धीरे धीरे वहां का जितना भी कार्यकलाप था सब बढ़ गया मंदिर का। मुख्य शहरी संस्था का रूप ले लिया एक मंदिर। आप बहुत जगहों पर देखोगे, आज बनारस को देख लो, किस नाम से जाना जाता है, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, 3 जगहों के नाम से जाना जाता है। हो गया कि नहीं। हमारा इलाका धर्मनाथ मंदिर, कोट देवी मंदिर है, और यहाँ पर कमिश्नरी है, जेल है, कोर्ट है। इसलिए यहाँ पर पूरा शहर बस गया, नहीं तो शहर कहाँ से होता है। और इसी में कुछ लोग जीते हैं, इसी में कुछ लोग मरते हैं, वही करना है, जाएंगे कहाँ। धीरे धीरे अपना क्रियाकलाप उन लोगों का बढ़ गया, तो बढ़ते चले गए। झारखंड में चल जाओ,
देवघर में एकदम छोटा छोटा बिल्कुनी बनाकर सब रहता है, सब है भैया, किसी तरह ना किसी तरह तो रहबे करना है। लेकिन अन्य दूसरे कारक भी इस अवस्था में विद्यमान थे। कैसे में? जमीन में प्राकृतिक उपजाऊपन, हर जमीन में प्राकृतिक तौर पे उपजाऊ जमीन होता है, उपजाऊपन होता है जो फसल को उपजा सकता है, ठीक है। तो उपजाऊपन होने के बावजूद कृषि कई बार संकटों से घिर जाती है। क्यों घिर जाती है? पानी नहीं बरसता है, सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। फरात नदी, अब फरात नदी कहाँ भैया? फरात नदी विदेशों में है। तो फरात नदी के प्राकृतिक धाराओं में किसी भी वर्ष तो बहुत ही, देखो भैया पानी तो हमेशा आता नहीं है, ठीक तरीके से आना है नहीं पानी को, कभी कम आएगा कभी बेसी आएगा, कभी वो नहीं लोग सोख लेगा उसको। लेकिन यहाँ पर दिया गया है किसी वर्ष तो बहुत ज्यादा पानी बह आता है, फसल बर्बाद और फसलों को डुबा देता है, और कभी कभी ये धाराएं अपना रास्ता बदल लेती थी जिससे खेत सूखे रह जाते थे। तो दोनों तरीके से खेत बर्बाद हुए। जैसे कि पुरातात्विक अभिलेखों से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के इतिहास में गांव जो थे समय समय पर पुनः स्थापित किए जाते रहे। मतलब जब बाढ़ आएगा गांव हट जाएगा, बाढ़ खत्म फिर गांव वहां पर लगा दिया जाएगा। तो वैसे ही हाल अपने बिहार में भी अभी है। उत्तर प्रदेश बिहार में कितना जगह पर बाढ़ आता है, गंगा यमुना नदी की वजह से बाढ़ आता है। निचला इलाका जो नदी के किनारे पे बाढ़ आता है कि नहीं आता है? हाँ, तो इस बाढ़ से बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा जी। चलिए आगे जानते हैं। तो प्राकृतिक विपदाएं जितनी भी होती है उसके अलावा कई बार मानव निर्मित समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। मानव के द्वारा कौन सी समस्याएं हैं? जो लोग इन धाराओं के ऊपरी इलाकों में रहते हैं, पानी के धाराओं के ऊपरी इलाके में, वे अपने पास के जलधारा से इतना ज्यादा पानी अपने खेतों में ले लेते हैं कि धारा के नीचे की ओर बसे हुए गांवों को पानी ही नहीं मिल पाता है। जब ऊपर वाले लोग पानी ज्यादा खींच लेंगे तो नीचे वाले लोगों को पानी कहां से मिलेगा, इसलिए और बर्बाद हो जाएगा। ये सामने एक तस्वीर दिख रहा है आपको, तस्वीर में दिख रहा है कि मेसोपोटामिया, दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर है ये। तो यहाँ से वेदिका है, मतलब चौखट उसका, वहां पर देवी की पूजा मूर्ति होगी, और ये भट्टी है, यहाँ पर लोग आग उग जलाते थे। और ये क्या है? प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश करके अंदर जाना था। ये कंपाउंड था, पूरा एकदम फील्ड है, इसके अंदर जाकर उधर को आपको वेदिका मिलेगा। ऐसे ही मुस्लिम लोगों का जितना भी दरगाह ईदगाह है सब ऐसे ही बनाया गया है, क्योंकि वही प्रचलित में था। आज से करीबन 7000 साल पहले की कहानी है ये। अब ये देखो, लेखन कला और शहरी जीवन में हम अभी पढ़ रहे हैं। ये देखो हमें मिला, क्या मिला? यहाँ पर घर जैसा मिला, लगभग 300 ईसा पूर्व में निर्मित, 3000 ईसा पूर्व, आज से करीबन 5000 साल पहले का ये घर लगता है। मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि 5000 साल पहले का ये घर होगा। तो उतना पहले निर्मित एक मंदिर जिसका खुला हुआ आंगन और बाहरी भीतरी मुख्य भाग उत्खनित रूप से चित्रों में दिखाया गया है। और ये घर नहीं, ये मंदिर है, और ये मंदिर को तस्वीरों के रूप में हमें दिखाया गया है। चलिए आगे हम यहाँ पर जानते हैं। लोग अपने हिस्से की सारनी में से गाद मतलब मिट्टी, तो मिट्टी नहीं निकालते थे। अपने इलाके में से भी वो लोग मिट्टी नहीं निकालते थे, जिससे बहाव रुक जाता था। अब यार मिट्टी नहीं निकालोगे तो बहाव तो रुक ही जाएगा। तो आगे देखो, और नीचे वाले को पानी नहीं मिलता था, इसलिए मेसोपोटामिया के तत्कालीन देहातों में, जो तत्कालीन उस समय के देहात हुआ करते थे, जमीन और पानी के लिए बार बार झगड़ते रहते थे। हमेशा झगड़ा उसमें होता रहता था। पानी को लेकर झगड़ा किसको नहीं होता है? मैं आपको एक कहानी बताता हूं अपनी, इसलिए बताता हूं, कभी कभी मेरी भी बात सच हो जाती है, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। तो देखो, पहले मैं किराए पर रहता था, मकान मालिक का नाम था क्या जी, अनिल सिंह और सुनील सिंह, ठीक है। तो वो लोग ठीक थे, काम चलाऊ थे, बोलते थे, अच्छी बात है। जब झगड़ा वगड़ा होगा ना तो हमारे पापा हमको बोलेंगे, खूब सुनाएंगे,
लेकिन वो लोग भी हम ही लोग को सुनाते थे, अपने बेटा बेटी को नहीं बोलते थे। क्यों? पता नहीं, मुझे पता नहीं। मुझे तो लगता था कि चलो भैया हम तो है ना, हम ही को सुनाकर शांत हो जा रहे हैं, अच्छी बात है। तो जब हम लोग घर छोड़े तो 3-4 बच्चा था, एक सलमान खान का नया ढिंक चिका गाना आया था, वही गा गा कर नाच नाच कर दिखा रहा था सब कि घर छोड़ के चला गया सब। हम भैया चलो ठीक है, खुश, हम गुस्सा तो आ ही रहा था लेकिन खुश थे लोग, चलो यहाँ से छुटकारा तो मिला, सामने रहेंगे आराम से। एक बार जब पानी भर रहे थे, पानी भरने के लिए उसी घर में रिटर्न आना पड़ता था, घर के बगल में था, तो पानी भरने के लिए आए थे। एक दिन एगो बोला, नाम मुझे याद नहीं है, भानु भानु लोग बोलते थे, भोलू। तो उसने बोला कि जिस घर में गए हैं उसी घर से पानी पीजिए ना, हमारे घर में काहे आते हैं पानी पीने के लिए। तो उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हमने बोला चलो भैया कोई बात नहीं, नहीं आएंगे तुम्हारे कल पे पानी पीने के लिए, लेकिन जिस पानी पर तुमने घमंड किया है वो पानी एक दिन सूख जाएगा। जिस पानी पर तुमने घमंड किया है एक दिन वही पानी तुमको पीने के लिए नहीं मिलेगा, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हमारी तकलीफ क्या थी। उसके बाद से हमने उस कल पर कभी पानी नहीं पिया था। हम नल का पानी आता था, समरसेबुल वाला नहीं, ये नल जल योजना सरकारी पानी आता था, तो उसी को हम लोग पीते थे, उसी से मौज करते थे। मौज क्या करते थे, नहाना धोना बस हो गया, और क्या था, कुछ नहीं था। उसी से पूरा घर भर के लोग पानी इकट्ठा करेंगे, पिएंगे, नहाना वाना सब उसी पर होता था। तो इतना सारा पानी का किल्लत है अभी, और जिस इलाके में हम हैं सोचते हैं कि पानी कम बचाएं, लेकिन लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा पानी को बर्बाद कर देते हैं। जब किसी क्षेत्र में लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतते थे, जो भी मुखिया लड़ाई जीत गए, वे अपने साथियों एवं अनुयायियों को लूट का माल बांट कर खुश कर देते थे। जितना माल लूटा गया है सबको बांट देते थे, तथा हारे हुए समूहों में से लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे उधर, कि चलो हमारे पास काम करना, जिन्हें वे अपने चौकीदारी या नौकर बना लेते थे। इस प्रकार वे अपना प्रभाव और अनुयायियों की संख्या बढ़ा लेते थे, किंतु युद्ध में विजयी होने वाले ये नेता लोग अस्थायी रूप से समुदाय के मुखिया नहीं बने रहते थे। आज हैं तो कल चले जाते थे, आज हैं तो कल नहीं होंगे, जिस तरह अभी का इलेक्शन होता था वैसे ही। लेकिन बाद में एक ऐसा समय आया जब इन नेताओं ने समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान देना शुरू कर दिया, और इसके फलस्वरूप नई नई संस्थाएं और परिपाटियां स्थापित हो गई, नई नई समस्याएं खड़ा हुआ, और नए नए अलग अलग प्रकार के संस्थाएं बनाए गए, और नया नया काम किया गया उसके डेवलपमेंट के लिए, मतलब अपने अपने बस्तियों को बसाने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए। इस समय के विजेता जो उस समय जीते थे, मुखियाओं ने कीमती भेंटों को देवताओं पर अर्पित करना शुरू कर दिया। जो भी मुखिया जीता, कीमती सामानों को देवताओं की मूर्ति पर चढ़ाना शुरू कर दिया, जिसके उसी के वजह से ना इतना ज्यादा अंधविश्वास आया है, जिससे कि समुदाय के मंदिरों की सुंदरता बढ़ गई। उन्होंने लोगों को उत्कृष्ट पत्थरों और धातुओं को लाने के लिए भेजा, जो देवता और समुदाय को लाभ पहुंचा सके, तथा मंदिर की धन संपदा के वितरण का और मंदिरों में आने जाने वाले वस्तुओं का हिसाब किताब रखकर प्रभावी तरीके से उसको संचालन किया गया। आज जो भी लोग मंदिर पे कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, चाहे कोई भी कुछ भी काम करते हैं, उन लोगों से मैं बताता हूं कि आपके घटिया मेंटेलिटी को बदलो। चाहे आप मंदिर हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, क्रिश्चियन का चर्च हो, चाहे कुछ भी, चाहे गुरुद्वारा हो, मैं आपसे एक ही अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ पर पैसा को वेस्ट ना करें। आपके पास जो भी पैसा है उतना पैसा छांट कर रखो, जरूरतमंदों को आप दे दो। रोड पर देखो कोई भीख मांग रहा है तो उसको दे दो। रोड पर देखो जो लंगड़ा है, चप्पल नहीं पहना है, उसको चप्पल दो। बच्चा को देखो कि बच्चा पढ़ लिख नहीं रहा है, उसको स्कूल जाने की क्षमता दो। तो ये सब काम करना चाहिए। तो लोग अपना भार मंदिरों पर ढकेल देते हैं, और मंदिर के जितने भी साधु संत, चाहे किसी भी भगवान का मंदिर हो,
कोई भी इलाका हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कुछ भी, और वहां पर जो भी गुरु, मौलवी और पंडित ये लोग रहते हैं, ब्राह्मण, तो ये सारा पैसा अपने में बांट कर इधर को उधर कर देते हैं। इसके वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। किसको? लोगों को। क्योंकि लोगों को अरबों खरबों की संपत्ति मंदिरों में जाती है और मंदिर से उसको ब्लैक मनी के रूप में भेज दिया जाता है कहीं कहीं, और मंदिरों के सारे पैसा को कहीं ना कहीं गलत कामों में लगाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तरीके तो हो गए। जैसा कि एनमर्क से जुड़ी कविताएं व्यक्त करती है। एनमर्क की कविताएं हमने पढ़ाया ना आपको, जो राजा आपको भेजता था चिट्ठी और नहीं आने पर धमकी देता था, आगे मार देंगे, जल्दी हमारा सामान भेजो नहीं तो हमला कर देंगे हम। इस व्यवस्था ने राजा को ऊंचा स्थान दिलाया तथा समुदायों पर उसका पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया कि जो भी समुदाय होगा उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। हम पारस्परिक हितों को सुदृढ़ करने वाले विकास के एक ऐसे दौर की कल्पना कर सकते हैं जिसमें हर किसी के पारस्परिक हित, हर किसी के हितों के बारे में कल्पना करना जरूरी है, जिसमें मुखिया लोगों ने ग्रामीणों को अपने पास बसने के लिए प्रोत्साहित किया कि भैया तुम हमारे पास बस जाओ, काहे को इधर उधर जाओगे। तो मुखिया ने बोला गांव वालों को कि हमारे पास बस जाओ, गांव हो जाएगा, जिससे कि वे आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अपनी सेना इकट्ठा कर सके। इसके अलावा लोग एक दूसरे के आसपास रहने से स्वयं को अधिक सुरक्षित महसूस कर सके कि आसपास रहते हैं तो भैया सुरक्षित है भैया हम लोग। उरुक जो लोग थे उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक थे, जो मंदिरों के बगल में नगर बसाकर रहते थे। तो उनमें से हमें सशस्त्र वीरों, जो पढ़ाई वढ़ाई मंत्र उच्चारण करना जानता हो, सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं, और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास, मतलब आज से करीबन 5000 साल पहले, उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ। मतलब पूरा उरुक साम्राज्य जो था, नगर जो था, करीबन 250 हेक्टेयर में था फैला हुआ, और उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ, और उसका यह विस्तार शताब्दियां बदल डाली। और उसका जो विस्तार जो था, शताब्दियां मतलब क्या, 1 2 3 4 ऐसे 2000 3000 साल तक, 2000 नहीं 1000 साल तक तो चला ही उसकी परंपरा। क्योंकि यहाँ पर शताब्दियां बाद फले फूले मोहनजोदड़ो नगर से 2 गुना था। अब जो कुछ शताब्दियों के बाद जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता वहां पर आया था, उससे भी 2 गुना ज्यादा था उस समय का। मतलब मोहनजोदड़ो से पहले की ये बस्तियां थी, लेकिन मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से 2 गुना बड़ी थी, उतनी बड़ी जमीन में। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी, मतलब दीवार बना दिया गया था चारों तरफ से। उरुक नगर जो था 4200 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक बराबर अपने अस्तित्व में बना रहा। मतलब करीबन 2400 साल वो चलता ही रहा। कितना? 2400 साल एकदम चलता ही रह गया, बराबर उसी अस्तित्व को बनाए रख गया। और उस दौरान 2800 ईसा पूर्व के आसपास वह बढ़कर, यहाँ पर 42 है ना, तो 42 और 400 4600 साल तक बरकरार रहा। और उसके बाद से 2800 ईसा पूर्व के आसपास वो बढ़कर 400 हेक्टेयर में फैल गया। पहले 250 हेक्टेयर में था, लेकिन बाद में आते आते ये 400 हेक्टेयर में उसका पूरा अस्तित्व फैल चुका था।
युद्ध बंदियों और स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिर का अथवा प्रत्यक्ष, यहाँ पर देखो युद्ध बंदी, जो युद्ध में बंदी हुआ करते थे, जो जिसको मतलब हारने के बाद उसमें से ले लिया जाता था, बंधु बना लिए जाते थे, उनको अपने नौकर बनाने के लिए बंदी बनाकर ले जाते थे। स्थानीय लोगों को अनिवार्य रूप से मंदिरों का अथवा प्रत्यक्ष रूप से शासक का काम करना पड़ता था। जितने भी बंदी थे, शासक का काम उनको करना ही पड़ता था। कृषि कर, कृषि कर भले ही न देना पड़े, कृषि कर लगता था भले ही अब ना देना पड़े, पर काम करना अनिवार्य था। जिन्हें काम पर लगाया जाता था उन्हें काम के बदले अनाज दिया जाता था। क्या? काम के बदले अनाज। सैकड़ों ऐसी राशन सूचियां मिलती है जिसमें काम करने वाले लोगों के नामों के आगे उन्हें दिए जाने वाले अनाज, कपड़े और तेल आदि की मात्रा लिखी गई है। और एक अनुमान के अनुसार, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों में से एक मंदिर को बनवाने के लिए 1500 आदमियों ने 5 साल तक प्रतिदिन 10 घंटे काम किए थे, तब जाकर एक मंदिर बना था उस जमाने का। तो कितना दिन काम किया? 1500 आदमी 5 साल, तो 5 साल 365 में गुना करो 5 से, समझो कि ये 5 तिहाई 15, करीबन 1600-1700 दिन तक ले चल जाएगा, 1800 दिन तक ले आराम से काम चलता था। शासक के हुक्म से आम लोग, शासक जो बोलता था तो आम लोग पत्थर खोदने, धातु खनिज लाने, मिट्टी से ईंट तैयार करने और मंदिरों में लगाने और सुदूर दूर दूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। कि जाओ भैया, जुटे रहो, लगे रहो, लेते आओ। और इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में खूब तकनीकी प्रगति भी हुई, क्योंकि अलग अलग देश में जाते थे ये लोग। और अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग किया गया। अलग अलग प्रकार के शिल्प बनाना है तो कांसे का इस्तेमाल कर करके बना दिया गया। वस्तुओं ने ईंटों के स्तंभों को, जितने भी वास्तुविदों वहां पर थे, तो वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया। जो लोग बनाते थे, मिस्त्री, आज के जमाने में मिस्त्री बोलते हैं, तो उन लोगों ने स्तंभ बनाने को सीख लिया। किससे? ईंटों से। क्योंकि उन दिनों बड़े बड़े कमरों की छतों की बोझों को संभालने के लिए सहतीर बनाने हेतु, सहतीर क्या मतलब सारा भार दीवार पर चला है, तो सहतीर बनाने हेतु उपयुक्त लकड़ी नहीं मिलती थी। मतलब बड़ी बड़ी लकड़ी की जरूरत होती थी, जो नहीं मिलता था उन लोगों को, क्योंकि बड़ा बड़ा लकड़ी नहीं मिलेगा तो वो कुछ नहीं बना पाएंगे। और आगे की बात किया जाए तो सैकड़ों लोगों को चिकनी मिट्टी के सुंक मतलब कोन बनाने और पकाने के कामों में लगाया जाता था कि चिकनी मिट्टी का बनाओ, लेकिन कोन वाला सब मूर्ति बनाओ। यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हो एक तस्वीर, उसके नीचे लिखा गया है, ऊपर एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण शिलापट सलेट पर दाढ़ी वाले व्यक्ति का दोहरा चित्र दिया गया है। एकदम दोहरा चित्र वहां पर दिखाया गया है, आप देख सकते हो अपने पुस्तक में। और उसके बालों और सिरों पर बंधी हुई पट्टिकाएं, देखो इसके बालों और दाढ़ी है ना, ऊपर बाल के ऊपर में एक पट्टिकाएं बांधी गई है। कमर पट्टी और लंबे अंग रखे से निकले हिस्से, जिसको बोलते हैं ना स्कर्ट, वो लड़कियां सब जो पहनती है ना स्कर्ट को देखिए, जो कमर के नीचे से निकला हुआ है। नीचे के दृश्य में उसे एक शेर पर अपने बड़े धनुष बाण से आक्रमण करते हुए दिखाया गया है। और ऊपर के सुदृढ़ में यह वीर उस उग्र शेर को आखिर अपने भालों से मार गिराता है, जो लगभग 3200 ईसा पूर्व का है। अनुमान लगाया जा रहा है, अनुमान से अलावा यहाँ पर कुछ नहीं है।
केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि ऐसा है, कोई गारंटी नहीं है। इन शंकुओं को विभिन्न विभिन्न रंगों से, ये जितने भी कोण थे, अलग अलग रंगों से रंग कर मंदिरों की दीवारों में लगाया जाता था, जिससे वे मंदिरें विभिन्न रंगों से सुशोभित हो सकती थी, अलग अलग प्रकार से वो दिखे। और मूर्ति कला के क्षेत्रों में भी उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हो गई, और इस काल के सुंदर नमूने आसानी से उपलब्ध होने वाली चिकनी मिट्टी की अपेक्षा अधिकतर आयादित पत्थरों से तैयार किए गए। तभी प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब मशीनें, फैक्ट्रियां, तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी एक ना एक कंपनी वाले क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक युगांतकारी परिवर्तन आया। क्या आया? जो शहरी अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत उपयुक्त साबित हुआ, सबसे काम वाला, वह था कुम्हार के चाक का निर्माण। समझे कि नहीं समझे? कुम्हार का चाक मतलब चक्का, लाठी से चलाएंगे, फिर ऊपर से वो हड़िया उड़िया बनाएंगे माटी का बर्तन। तो इसका एक प्रौद्योगिकी में तो निकला, एगो चक्का तो बना। आगे चलकर इस चाक से कुम्हार की कार्यशाला में एक साथ बड़े पैमाने पर दर्जनों एक जैसे बर्तन आसानी से बनाए जाने लगे, और अलग अलग प्रकार के बर्तनों को यहाँ पर बनवाया जाने लगा। अब जितना बड़ा बर्तन भैया उतना ही बड़ा काम। आज के जमाने में इलेक्ट्रिक आता है, इलेक्ट्रिक से चलने वाला क्या चीज? चाक। मोटर चालू कर दो, वो चल रहा है, अपना काम करवा, दूसरा काम नहीं करने का, अपना काम करने का, वो चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा और बड़ा तेज चलता है। उसको रोकना है तो रोको, पैर से, गोड़ से, पैर ही बोलते हैं, तो पैर से उसको कंट्रोल करना होता है। समझ गए यहाँ पे? अब यहाँ पर देखो आप सामने, यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रहा है, ये भाला लिए हुए हैं, ये गरीब इधर को मजदूर, इधर देखो कैसे कैसे ये लोग बांध कर रखे हैं। शायद क्या कर रही है तो मुझे पता नहीं, पढ़ते हैं तो मालूम चलेगा। एक बेलनाकार मुद्रा के छाप, एक यहाँ पर लंबा छाप है जो लगभग 3200 साल पहले का है, आज से करीबन 7200 साल पहले का है, मतलब 3200 ईसा पूर्व। आज का 2000 नहीं जोड़ोगे तो 5 से 6000 चल जाएगा, आराम से चल जाएगा। लेकिन अभी मानेंगे तो 3200 और 2000 तो 42 और 52, तो 5200 ईसा पूर्व पहले का यहाँ पर है, ये चित्र है। इस छाप में अंकित दाढ़ी वाले सशस्त्र खड़े, दाढ़ी वाले सशस्त्र इसमें खड़े व्यक्ति एक ऊपर काले पत्थर पर अंकित वीर का मतलब सामने जो वीर है वो बैठा हुआ है, तो अंकित वीर का उत्कीर्ण शिलापट या स्लेट दोनों में पेशकश और केस शैली एक जैसा ही है, और चित्र में 3 बंधी दिख रहा है जो युद्ध में जीता गया है, जिसके हाथ बंधे हुए हैं, और चौथा व्यक्ति विजयी योद्धा से हाथ फैलाकर, चौथा व्यक्ति जो है, ये कौन व्यक्ति है? जो राजा होगा, शायद राजा ही होगा, जो हाथ फैलाकर दया का भीख मांग रहा है। वो तो बंदी है और ये लोग राजा के आदमी है, और जो हारा हुआ राजा है हाथ फैलाकर वहां पर भीख मांग रहा है। समझ में आया? नहीं आया? अरे आया तो सही। ये राजा है, ये राजा है, ये जीता हुआ राजा, ये हारा हुआ राजा। ठीक है, चलो मैं स्केल से दिखा देता हूं। ये जीता हुआ राजा, ये हारा हुआ राजा, ये बंदी, ये बंदी। बंदी को अलग कलर से दिखाते हैं जी, ये देखो, ये बंदी, ये बंदी, ये बंदी। और ये लोग कौन है? राजा के आदमी, राजा के आदमी, और ये हारा हुआ राजा जो हार गया है। तो ऐसे तस्वीर देखना चाहिए, देखने से बहुत कुछ मिलता है, तो क्या छोड़ दे। देखो, जिंदगी में सब काम करना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि मोहर एक शहरी शिल्प कृति कैसे बनी और मोहरों का इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाने लगा था, क्योंकि ये जानना हमारे लिए सही है। मैं तो बता भी तो इसी भाग में रह सकता हूं, लेकिन नहीं बताऊंगा।
अगले भाग में चलते हैं, थोड़ा इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। ठीक है, इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है, दिक्कत हो, नहीं समझ में आया, आप बेझिझक कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी टीम 24 घंटे आपके निगरानी में रहती है कि आपने क्या मैसेज किया, क्या किया, क्या नहीं किया। धन्यवाद।